हेलो दोस्तों, आज की कहानी मेरे और मेरे ससुर जी के रिश्ते के बीच की है। मेरा नाम कामिनी है और मेरी उम्र अभी 26 साल है। मैं काफी खूबसूरत हूँ। मैंने अपनी बॉडी को पूरा फिट रखा हुआ है क्योंकि मैं रोजाना एक्सरसाइज करती हूँ। मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं। मेरे मम्मी पापा ने गरीबी की वजह से मेरी शादी कम उम्र में ही एक अमीर लड़के से करवा दी, लेकिन वो लड़का अक्सर बीमार रहता था। उसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम थी। मैं अपनी शादी से ज्यादा खुश नहीं थी, पर मेरे पति मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। अब मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। हमारे घर में मैं, मेरे पति और ससुर जी थे। हम तीनों ही बहुत प्यार से रहते थे। मेरे ससुर जी की उम्र 45 से 50 साल की होगी, लेकिन वो काफी जवान दिखते हैं क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को पूरा फिट रखा हुआ है। फिर एक दिन मेरे पति की तबीयत ज्यादा खराब हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। मेरे सामने मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। अब मैं एक विधवा हो चुकी थी। धीरे धीरे मेरे पति को गुजरे काफी समय हो गया था। अब मेरे ससुर जी और मैं दोनों ही घर में रहते थे। मैं बहुत ही उदास रहने लगी थी, लेकिन मेरे ससुर जी मुझे बहुत समझाते थे कि कामनी, अब जो होना था वो हो गया है। इतनी टेंशन मत लो, तुम भी बीमार हो जाओगी। मैं तो कहता हूँ कि तुम दोबारा से शादी कर लो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। पर साथ ही साथ वो मुझे अजीब सी नजरों से देखते थे। फिर मैं अपना घर चलाने के लिए जॉब करने लगी क्योंकि मेरे घर में अब कमाने वाला कोई नहीं बचा था। मैं दिन भर ऑफिस में रहती और शाम के 7 बजे तक घर आती। ससुर जी का बिजनेस ठीक ठाक चलता था, पैसों की कुछ खास चिंता नहीं थी। फिर भी मैं सोचती हूँ कि खाली घर पर बैठकर क्या करूँगी, इसलिए जॉब करती हूँ और थोड़ा दिल भी बहल जाता है और टाइम पास भी हो जाता है। अब मेरे पति को गए हुए बहुत दिन हो चुके थे, इसलिए मैं उनकी मृत्यु के सदमे से थोड़ा थोड़ा बाहर निकल रही थी। ऑफिस की सहेलियों ने मुझे बहुत समझाया कि तुम शादी कर लो। मेरी एक बहुत अच्छी सहेली है, हम दोनों साथ साथ ऑफिस जाती हैं। एक दिन ऑफिस से निकलते वक्त मेरी सहेली ने मुझे घर पर बुलाया क्योंकि मेरे ऑफिस और घर के बीच ही मेरी सहेली का घर है। तो मैं उसके घर चली गई। हमने चाय पी और फिर इधर उधर की थोड़ी बातें की। मेरी सहेली ने कहा कि क्या तुझे पता है ऑफिस में क्या चल रहा है? मैंने कहा नहीं यार, मुझे उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, वैसे भी तो मैं ऑफिस में अपना मन बहलाने के लिए ही जाती हूँ। फिर मेरी सहेली बोली, फिर तू सुन ले, हमारे ऑफिस में सभी लोग एक दूसरे से मिलकर रहते हैं और किसी को भी कोई समस्या हो वो सभी मिलकर सुलझा लेते हैं। देखो, जो काम वाली आंटी है वह विधवा हो चुकी है, लेकिन ऑफिस के लोगों ने मिलकर उनकी शादी करवा दी है। अब वह बहुत खुशी खुशी रहती है और उनका भी एक सहारा बन गया है। मैंने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वहाँ से अपने घर चली आई। मैं थोड़ा थोड़ा अपनी सहेली की बातों को समझ रही थी कि वो मुझे शादी करने के बारे में बोल रही हैं। फिर मैंने घर आकर ससुर जी को खाना बनाकर दिया और खुद भी खाना खाया। मैं अपने कमरे में बैठी थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। सुबह के लगभग 10 बज रहे थे। आज रविवार था, मुझे ऑफिस नहीं जाना था। तभी मेरे दिमाग में मेरी सहेली के मुंह से सुनी हुई बातें चलने लगी। मैं सोच सोचकर परेशान सी होने लगी। फिर मेरे दिमाग में कुछ आया और मैं अपने ससुर जी के कमरे की ओर चली गई। जब मैं अपने ससुर जी के रूम में गई तो उनके हाथ में एक किताब थी। मुझे देखकर उन्होंने किताब को तकिए के नीचे रख दिया। मैंने देख लिए था कि ससुर जी कौन सी किताब देख रहे हैं। मैंने कहा, ससुर जी आप क्या पढ़ रहे हो? वो बोले, कुछ नहीं बहू, किताब देख रहा था बस। बताओ क्या बात है? मैं बोली, कुछ नहीं। ससुर जी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। उन्होंने कहा, हाँ बहू कहो क्या बात करनी है? मैंने कहा, ससुर जी बात थोड़ी अजीब है, मैं सोच रही थी कि आपसे कहूँ कि नहीं। उन्होंने कहा, अरे पहले तुम बोलो तो सही, क्या बात है? ऐसा कभी हुआ है कि तुमने कभी मेरे से कुछ मांगा हो और मैंने तुम्हें लाके ना दिया हो? तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो, जो भी बात है खुलकर बोलो। फिर मैंने हिम्मत करके ससुर जी को बोला कि अब मेरे पति की मृत्यु को 2 साल होने को आए हैं
उनकी मृत्यु के बाद से मैं बड़ी मुश्किल से सदमे से बाहर आई हूँ। अभी मैं घर से बाहर जाती हूँ तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है। आपको तो पता ही है कि विधवा औरत की तरफ लोग कैसी नजरों से देखते हैं और उसके बारे में लोग कैसी सोच रखते हैं। आपने मुझे बहुत बार बोला है कि तुम शादी कर लो। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए एक पति की खोज करो, क्योंकि अकेले मेरी जिंदगी मुझसे नहीं निकाली जा रही। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भी कोई जीवन साथी हो जो मेरे सुख दुख की बात करे और मुझे बहुत ज्यादा प्यार करे। आपको पता है, एक औरत की कई जरूरतें होती हैं जो सिर्फ पति ही पूरी कर सकता है। बाकी आपको पता ही है कि मेरे माँ बाप तो इतने गरीब हैं कि उन्होंने पता नहीं एक बार मेरी शादी कैसे कर्ज उठाकर की है। मैं अब उनको कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। अब मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हो। मैं बड़ी हिम्मत करके आपसे ये बात कह रही हूँ। मुझे विश्वास है कि आप मेरे लिए कुछ अच्छा ही करोगे। उसके बाद ससुर जी ने मुझे अपने पास बैठा लिया और मेरे साथ कुछ बातें करने लगे और मेरे सुख दुख को बांटने लगे। फिर ससुर जी मुझसे बोले, बहू, जिस चीज की तलाश तुम बाहर से कर रही हो वो चीज तुमको घर में ही मिल सकती है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सभी जरूरतों को पूरा कर सकता हूँ। ससुर जी की बात सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने बोला, ससुर जी, मैं तो आपकी बेटी सामान हूँ, आप ये सब कैसे सोच सकते हैं? ससुर जी बोले, देखो बहू, तुम्हें पता है तुम्हारी सासू माँ की मृत्यु के बाद से मैं अकेला ही जिंदगी बीता रहा हूँ और जब से तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है तुम भी अकेले जिंदगी बीता रही हो। अगर तुम्हारा इरादा हो तो हम दोनों का अकेलापन दूर हो जाएगा और हम दोनों एक दूसरे के सहारे जिंदगी बिता लेंगे और बाहर किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। बाकी मेरे जाने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी भी तो तुम्हारी ही है और इस प्रॉपर्टी को संभालने वाला भी तो कोई चाहिए। बाकी लोगों की टेंशन मत लो, वो तो जब तुम विधवा की जिंदगी जी रही हो तब भी बातें करते थे और अब भी बातें करेंगे। सच कहूँ तो बहू, मैं तो उसी वक्त तेरा दीवाना हो गया था जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। फिर मैंने ससुर जी को बोला कि मैं सोचकर बताती हूँ। अगली सुबह मैं उठी और खाना बनाने लगी। अगले दिन मैं ऑफिस नहीं गई, मैं किचन में खाना पका रही थी। तभी ससुर जी किचन में आए और बोले, बहू, आज ऑफिस नहीं जा रही हो क्या? मैंने कहा, नहीं, आज नहीं जा रही हूँ। आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली है। आप कहीं जाने वाले थे, गए नहीं क्या? वो बोले, नहीं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने सोचा कि आज घर रहकर आराम कर लेता हूँ। कुछ देर के बाद घर में कुछ मेहमान आ गए। हम लोग मेहमानों के आदर सत्कार में लग गए। मैंने उनसे हालचाल पूछा और उन लोगों से ढेर सारी बातें की। मेहमान के रूप में मेरे चाचा और चाची जी आए हुए थे। जब मैं मेहमानों से बातें कर रही थी तभी ससुर जी बाहर घूमने चले गए। उनकी आदत है कि जब वह घर पर रहते हैं तो वह खेतों की तरफ घूमने चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद मेरे चाचा चाची भी खाना खाकर चले गए। दोपहर के 1 बजे का समय हो चुका था। मेरे दिमाग में ससुर जी की बातें घूम रही थी। मैं सोच रही थी कि इस अकेलेपन के साथ मैं सारी जिंदगी कैसे बिताऊंगी। मैं ससुर जी के साथ रहूंगी तो हो सकता है कि हमारा कोई बच्चा भी हो जाए। और ससुर जी की बात सही है, उनके जाने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी भी तो मेरी ही है। मुझे ससुर जी की बातें काफी हद तक सही लग रही थी। फिर मैंने ससुर जी को कॉल किया और बोली, ससुर जी, खाना तैयार हो गया है, आकर खाना खा लीजिए। इस पर वह बोले, मैं अभी बाहर हूँ और मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं जरा बाहर जा रही हूँ तो देर शाम तक वापस आऊंगी, क्योंकि मैंने मार्केट शॉपिंग करने के लिए जाना था। फिर मैं मार्केट चली गई और वहाँ से अपने लिए और ससुर जी के लिए कुछ कपड़े खरीद कर लाई। जब मैं घर पहुँची तो शाम के 7 बज चुके थे। ससुर जी अपने कमरे में सो रहे थे। मैंने ससुर जी को उठाया और वो नहाने चले गए। अब चारों तरफ शांति हो चुकी थी। शाम के 8 बज चुके थे। फिर मैं ससुर जी के पास गई और उनको वो सब बातों के लिए हाँ बोल दी जो उन्होंने मुझे कही थी। ससुर जी मेरी हाँ सुनते ही खुश हो गए। फिर मैं उनके साथ, उसके बाद तो आप समझ ही सकते हैं, जो होना था वो हो गया। मैंने ससुर जी को फिर से अपनी ख्वाहिश बताई
और ससुर जी ने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। हम दोनों ने 1 से 2 घंटे तक एक दूसरे से वो सब बातें की और सारा काम किया। इस तरह से हम दोनों ससुर बहू काफी खुशी खुशी पति पत्नी की तरह रहने लगे। अब मुझे किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अब मुझे कहीं भी जाना होता है तो मैं ससुर जी के साथ चली जाती हूँ और हम खूब एंजॉय करते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद ससुर जी बोले, कामिनी, अब तुम मेरे बिजनेस के बारे में सारा कुछ समझ लो और खुद सारा बिजनेस संभाल लो। फिर मैंने जॉब छोड़कर ससुर जी का सारा बिजनेस खुद संभाल लिया। अब हम दोनों पति पत्नी के जैसे रहने लगे हैं। मैं ससुर जी की हर बात का ख्याल रखती हूँ और वो भी मेरी हर बात का ख्याल रखते हैं। कुछ देर के बाद हमारे घर बच्चा भी हो गया और हमारी जिंदगी काफी अच्छे से चल रही है, क्योंकि ससुर जी ने मेरी हर कमी को पूरा कर दिया है। हमें दुनिया की कोई परवाह नहीं है, कोई कुछ भी बोले, हम लोग अपने घर खुश हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। कल मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद। मेरी बेटी ने मुझे अपने घर पर अपने मदद के लिए बुलाया था। जैसे ही मैं उसके घर पहुंची, दामाद ने मेरी स्वागत सत्कार शुरू कर दिया। एक बार तो आधी रात को दामाद अचानक मेरे कमरे में आया। मेरे बगल में आकर उसने मेरी चादर के ऊपर से हाथ फेरते हुए कहा, सासू माँ, आपकी बेटी अब बहुत थकी हुई है, अब वह पुरानी लगने लगी है, अब आप ही मुझे खुश रख सकेंगी। दामाद ने मुझे सांस लेने का भी समय नहीं दिया। वह रात से लेकर सुबह के 3 बजे तक लगातार। नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम राधिका है और आज मैं आपको अपना और अपनी बेटी की कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो दिल को थाम कर सुनिएगा। मेरी बेटी को उसके ऑफिस के काम से घर के कामों के लिए समय नहीं मिल रहा था। एक दिन उसका मुझे फोन आया और उसने कहा, माँ, मुझे घर के कामों में आपकी बहुत जरूरत है, कुछ दिन मेरे पास आओगी क्या? बेटी की चिंता में मैं तुरंत उसके घर चली गई। मुझे देखते ही बेटी से ज्यादा दामाद खुश हो गए। वे मेरी इतनी सेवा सत्कार क्यों कर रहे थे, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन दामाद अचानक से बदल गए थे। मुझे देखते ही मेरी बेटी ने मुझे गले लगाया। उसके पीछे दामाद ने भी मुझे गले लगाया। इससे पहले उन्होंने कभी मुझे इस तरह से गले नहीं लगाया था। अचानक उनमें इतना बदलाव कैसे आ गया, ये मेरी समझ में नहीं आया। जब दामाद ने मुझे गले लगाया तो मुझे बहुत शर्म महसूस हुई। मेरी बेटी सरिता ने अपने पति के इस व्यवहार पर ध्यान भी नहीं दिया। जैसे ही मैं बेटी के घर पहुंची, उसने मुझसे कहा कि वह मेरे हाथों से बनी उसकी पसंदीदा सब्जी खाना चाहती है। आते ही मैं फ्रेश होकर बेटी के किचन में चली गई। उस रात दामाद और बेटी दोनों बड़े चाव से खाना खा रहे थे। खाना खत्म होते ही सरिता बोली, माँ, आज आपके हाथ का खाना खाकर बहुत अच्छा लगा। उसके कहने पर दामाद ने भी हामी भरते हुए कहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिनों बाद पेट भरकर खाया हो। दामाद ने मेरी तारीफ किया तो सरिता ने अपने पति को गुस्से से देखना शुरू कर दिया। वह बोली, सुमित, मेरी माँ के सामने मेरी बुराई मत करो। तुम ऐसा बोल रहे हो जैसे मैं रोज खाना बनाती ही नहीं हूँ। क्या तुम रोज बाहर मेस में खाते हो? उन दोनों के बीच तू मैं शुरू हो गई। तब मैंने दोनों को शांत करते हुए कहा, सरिता, छोटी छोटी बातों को बड़ा मत बनाओ। दामाद तो बस मजाक में तुम्हारे सामने मेरी तारीफ कर रहे होंगे। वैसे भी रोज तो मैं यहाँ नहीं रहती, तुम ही अपने पति का ख्याल रखती हो। शायद वे सिर्फ हंसी मजाक कर रहे हो। मैंने अपनी बेटी से यह कहा क्योंकि मैं दामाद को कुछ कह नहीं सकती थी। खाना खत्म होते ही सरिता हाथ धोकर अपने कमरे में चली गई। मैं डाइनिंग हॉल साफ करने लगी। मेरी मदद के लिए दामाद थे। वे बोले, सरिता को तो कोई परवाह ही नहीं है। माँ, इतने दिनों बाद आप घर आईं, फिर भी वह पहले ही दिन से आपके ऊपर सारा काम छोड़कर मोबाइल लेकर कमरे में चली गई। यही तो रोज का हाल है। दामाद की बात से सहमत होकर मैंने डाइनिंग टेबल से बर्तन उठाए। तभी दामाद भी मेरी मदद के लिए किचन में आ गए। किचन से जाते वक्त दामाद ने अचानक मेरे हाथ पकड़ लिए। फिर दामाद जी बोले, सासू माँ, सच में आपके हाथों में जादू है।
आपके हाथ का खाना खाकर मन बहुत प्रसन्न हो गया। आगे भी मुझे आपके इस तरह के अलग अलग रूप देखने को मिलेंगे। मेरा ना कोई साला है और न कोई साली। मेरे ससुराल में तो आप ही एक हैं। अब चाहे साला, साली और बहनोई की हंसी मजाक हो या सासू माँ की देखभाल, ये सभी रिश्ते आपको ही निभाने हैं। अब मैं आपको यहाँ से जल्दी जाने नहीं दूंगा। मुझे दामाद का प्यार समझ में आया, लेकिन इसके पीछे उनका क्या मकसद था, इस पर मैंने ज्यादा गहराई से सोचा नहीं था। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। मुझे बेटी के घर आए कुछ ही दिन हुए थे, तभी मैंने महसूस किया कि उन दोनों पति पत्नी के बीच कुछ ठीक नहीं था। लगातार 3 दिन से मुझे रात को उनकी बड़बड़ाहट और दामाद की आवाज उनके कमरे से सुनाई दे रही थी। वह बात प्रेम की तो बिल्कुल नहीं थी। उन दोनों के बीच कुछ गड़बड़ थी, ये मुझे साफ महसूस हो रहा था, क्योंकि जब से मैं वहां आई थी मैंने उन्हें कभी साथ में हंसते खेलते नहीं देखा था। एक दिन शाम को सरिता ऑफिस से जल्दी घर आ गई। उसे घर पर देख मैं 2 कप कॉफी लेकर उसके कमरे में चली गई। मुझे उससे थोड़ी बात करनी थी। कॉफी का बहाना लेकर मैं उसके कमरे में गई। मैंने उसके हाथ में कॉफी का कप दिया, लेकिन वह मुझसे बात करने के बजाय मोबाइल में व्यस्त थी। तब मैंने उसका मोबाइल खींचते हुए बोली, सरिता, क्या मुझे यहाँ बुलाने का मकसद यही है कि मैं तुझे मोबाइल खेलते हुए देखूं? मैं आई हूँ और तू मुझसे 2 मिनट भी बैठकर बात नहीं कर रही। अरे 2 शब्द माँ से तो बोल, और अगर तुझे बात नहीं करनी तो मुझे तुझसे बात करनी है। जैसे ही मैंने उसका मोबाइल छीन लिया, उसका ध्यान मेरी ओर हो गया। वह बोली, बोलो माँ, तुम्हें मुझसे क्या इतना जरूरी बात करनी है? तब मैंने उससे कहा, सरिता, तू खुद को इतनी कूल दिखाती है, क्या सच में तू वैसी ही है? क्या सच में तुम्हारे घर का माहौल इतना कूल है? मेरी बातों पर सरिता के चेहरे पर एक सवालिया निशान उभर आया। वह बोली, माँ, तुम क्या बोल रही हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो बोलना है सीधे बोलो। अब तुम टीचर नहीं हो और ना मैं तुम्हारी स्टूडेंट, जो तुम मुझसे इतने सख्ती से बात कर रही हो। सरिता के कंधे पर हाथ रखकर मैंने उससे कहा, अरे पिछले 3 दिनों से रात को मुझे तुम्हारे कमरे से तुम दोनों की बड़बड़ाहट सुनाई दे रही है। क्या तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है? अभी तुम्हें बच्चा भी होना है। अभी से ही तुम्हारे बीच अनबन शुरू हो गई है। अभी तो तुम्हें साथ में पूरा जीवन बिताना है। ये सही तरीका नहीं है। मेरी बातों का जवाब देते हुए सरिता बोली, माँ, मुझसे कहने के बजाय समीर से कहो, क्योंकि हमेशा वही झगड़ा शुरू करता है। उस दिन भी देखा ना, कैसे वह खाने की टेबल पर मुझे कुछ भी बोल रहा था। फिर वह बोली, माँ, अब तुम ही बताओ, मैं ऑफिस में भी थक जाती हूँ, ऊपर से घंटों ट्रैफिक में फंसकर घर आना पड़ता है। अब 3 दिन से तुम घर आई हो तो मुझे थोड़ी राहत मिली है, नहीं तो रोटियां बेलते वक्त भी मेरी आंख लग जाती थी। अब इतनी थकान के बाद भी मैं समीर को कैसे समय दूं? समीर तो कुछ समझने को तैयार ही नहीं है, और वैसे भी तुम्हें यहाँ बुलाने का आइडिया उसी का था। वह कह रहा था कि सासू माँ के आने से तुम्हें भी थोड़ा आराम मिलेगा। तुम यहाँ आई हो तो उसकी खाने की शिकायतें भी थोड़ी कम हो गई हैं। नहीं तो हर बात में ये ऐसा और वो वैसा ही चलता रहता था। तुम्हें बुलाने से पहले वह कह रहा था कि जब मेरी सासू माँ आएंगी तो मैं उनसे सारी ख्वाहिशें पूरी करवाऊंगा। अब तुम्हारे दामाद को तुमसे क्या ख्वाहिशें पूरी करवानी है, ये तुम ही देख लो। उसकी शिकायतों से तो मुझे थोड़ी राहत मिल गई है। सरिता की बातें सुनकर मुझे लगा कि सच में उसे काम से समय नहीं मिल पाता होगा, इसलिए समीर को खाने पीने की परेशानी हो रही होगी, और शायद इसलिए उन्होंने मुझे कुछ दिनों के लिए बुला लिया होगा। लेकिन दामाद को मुझसे और भी ख्वाहिशें पूरी करवानी थीं, इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था। सरिता की बातें सुनकर मुझे लगा कि उनके बीच सामान्य झगड़े हैं जो वे खुद सुलझा लेंगे, इसीलिए आगे मैंने सरिता को और नहीं समझाया। जैसे ही मैं उसके कमरे से बाहर निकली, मुझे दामाद की गाड़ी का आवाज सुनाई दिया। उस दिन समीर भी जल्दी घर आ गए थे। उन्हें घर में देखकर मैंने कहा, आज आप जल्दी आ गए, चलो अच्छा हुआ। आज तुम दोनों बाहर जाकर डिनर कर लो, घर में संभाल लूंगी। उन्हें थोड़ा बाहर घूमने फिरने का मौका मिलेगा, इसलिए मैंने उन्हें डिनर के लिए बाहर जाने को कहा।
लेकिन दामाद ने कहा, सासू माँ, होटल जाने की जरूरत नहीं है। आज मेरे बॉस का 50वां जन्मदिन है। बॉस ने जन्मदिन के मौके पर एक 5 स्टार होटल में पार्टी रखी है और हमें खास तौर पर उस पार्टी में बुलाया गया है। समीर की बात सुनकर मैंने कहा, अरे वाह, तो फिर तुम दोनों जल्दी से अच्छे से तैयार हो जाओ और साथ में पार्टी में जाओ। तब दामाद जी बोले, सासू माँ, हम दोनों अकेले नहीं जाएंगे। बॉस ने पूरे परिवार को बुलाया है और आप भी हमारे परिवार हैं, इसलिए आप भी हमारे साथ चलो। तब सरिता भी मुझसे जिद करने लगी। उसने कहा, माँ, घर पर तुम अकेले बैठी क्या करोगी? तुम भी हमारे साथ चलो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। एक तो जब से तुम यहाँ आई हो, मैं तुम्हें कहीं बाहर घुमाने भी नहीं ले जा पाई। मैं छुट्टी लूंगी तो लूंगी, पर अभी तो तुम हमारे साथ बाहर चलो, कम से कम तुम्हारा भी मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। उन दोनों का इतना जोर बढ़ गया कि मुझे भी उनके साथ जाने के लिए तैयार होना पड़ा। मैं हमेशा कहीं भी जाती थी तो अपने साथ 1-2 पार्टी वियर कपड़े रखती थी। इस बार भी मैंने पिंक रंग की नेट वाली साड़ी साथ रखी थी। मैंने वही साड़ी पहनकर अच्छे से तैयार होकर कमरे से बाहर आई। जैसे ही मैं बाहर आई, दामाद मुझे लगातार देखने लगे। वो मुझे ऊपर से नीचे तक नजर फेरने लगे। उन्होंने कहा, आज आपको सासू माँ कहने में मुझे शर्म आ रही है, क्योंकि आप किसी भी तरह से उम्रदराज नहीं लग रही हैं। आज तो आप किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही हैं। दामाद की बातों पर मुस्कुराते हुए मैं बाहर गाड़ी के पास चली गई। कुछ देर बाद घर को लॉक करके बेटी और दामाद भी बाहर आ गए। दामाद मेरी तारीफ कर रहे थे, लेकिन सरिता का ध्यान उस पर नहीं था। लेकिन जैसे ही पार्टी में गए और दामाद के बॉस हमारे पास आए, उन्होंने मुझे देखकर समीर से कहा, समीर, तुम्हारी साली तो बहुत ही सुंदर है। इस पर समीर कुछ बोलते उससे पहले ही सरिता बोली, बॉस, ये समीर की साली नहीं है, ये तो माँ है, ये समीर की सास है। हमारे रिश्ते को सुनकर बॉस चौंक गए। उन्होंने कहा, आपकी खूबसूरती और जवानी को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि आप सासू माँ हो सकती हैं। बॉस ने अपनी गलती स्वीकारते हुए मुझसे माफी मांगी और वहां से चले गए। बॉस के जाते ही दामाद मेरी तारीफ करने लगे। उन्होंने कहा, सच में सासू माँ, आज तो आप सरिता से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। सच में पत्नी तो ऐसी होनी चाहिए। ऐसा कहकर दामाद ने मेरे हाथ पर ताली मारी और हंसने लगे। लेकिन उनकी इस मजाक पर सरिता गुस्से से मेरी ओर देखने लगी। अब मुझे धीरे धीरे दामाद की नजरों का एहसास होने लगा था। कुछ देर बाद हम घर जाने के लिए निकल पड़े। घर पहुंचते ही सरिता और मैं एक साथ गाड़ी से उतरे। गाड़ी से उतरते ही सरिता ने मुझसे कहा, माँ, आज के बाद तुम्हें इतना सजने संवरने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा अपनी उम्र के हिसाब से रहना सीखो। गुस्से में तीखे शब्द बोलते हुए सरिता पैर पटकती हुई घर के अंदर चली गई। मुझे उसका गुस्सा कुछ समझ नहीं आया। असल में मुझे तो किसी भी बात पर गुस्सा आने का सवाल ही नहीं था। फिर भी सरिता मुझसे नाराज होकर पैर पटकते हुए घर के अंदर चली गई थी। नादान लड़की सोचकर मैंने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और घर में जाकर अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद फ्रेश होकर मैंने रात में सोने के लिए नाइट गाउन पहन लिया। रोज की तरह सोने से पहले मैंने अपने हाथ पैरों पर बॉडी लोशन लगाया। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर दामाद थे। हमारी नजरें मिलते ही दामाद ने कहा, सासू माँ, अंदर आ सकता हूँ। ये घर उनका ही था, फिर भी वो कमरे में आने के लिए मुझसे अनुमति ले रहे थे। मैंने कहा, ये घर तो आपका ही है, मेरी अनुमति लेने की क्या जरूरत, आप यहाँ कभी भी आ जा सकते हो। फिर हंसते हुए दामाद कमरे के अंदर आ गए। उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा, सासू माँ, सच में आज आप बहुत सुंदर लग रही थी। वैसे तो मैं आपको कभी यह कॉम्प्लीमेंट देना चाहता था कि आप आज भी जवान और खूबसूरत दिखती हैं। कभी कभी सच में आपको सासू माँ कहने में मुझे शर्म महसूस होती है। कभी कभी तो आपको नाम से बुलाने की इच्छा होती है। सच में आप सरिता की बहन जैसी लगती हैं। बाहर कुछ समय पहले सरिता ने जो गुस्से में आपको कहा, वह सब मैंने सुना। उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। और हाँ, एक जरूरी बात यह है कि सरिता की बातों को दिल पर लेकर आप अपना रहन सहन बिल्कुल मत बदलिए। आप जैसी हैं बहुत अच्छी हैं। दामाद के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मेरे मन में लड्डू फूटने लगे।
अगर 45 साल की किसी महिला की तुलना 21 साल की जवान लड़की से की जा रही हो तो जाहिर है वह महिला खुश होगी ही। उस समय मेरे साथ भी वैसा ही हुआ था। दामाद की प्रशंसा पर मैं शर्मा गई थी। उस दिन के बाद दामाद की हदें बढ़ने लगी। 4 दिन बाद मुझे अपनी बेटी के कमरे से उनकी बहस की आवाजें सुनाई दी। मैं अपने कमरे से बाहर झांकते हुए वह सब सुन रही थी। तभी दामाद कमरे से बाहर आते दिखे। दामाद को बाहर आते देख मैं जल्दी से अपने कमरे में चली गई। मैं कमरे की लाइट बंद करने ही वाली थी कि समीर मेरे कमरे में आ गया। वो काफी गुस्से में लग रहा था। मैंने उसे एक गिलास पानी दिया और पूछा, सब ठीक तो है ना? इस पर दामाद बोले, सासू माँ, आपकी बेटी और आप में कितना फर्क है। शादी के बाद पति से कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसे कैसे खुश रखना चाहिए, आपने सरिता को कुछ भी नहीं सिखाया। जब भी मैं उसके पास जाता हूँ वह मुझसे एक ही बात कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ। आपकी बेटी अब पूरी तरह बूढ़ी दिखने लगी है, उसके सामने आप जवान लगती हैं। कहाँ आपकी जवानी और कहाँ सरिता की समय से पहले आई बुढ़ापा। मैंने शांत रहकर समीर की सारी बातें चुपचाप सुनी। उनकी बातें खत्म होते ही मैंने उसे समझाते कहा, दामाद जी, आप गुस्सा मत कीजिए। सरिता अपने ऑफिस के काम में पूरी तरह थक जाती है, इसलिए वह थोड़ी परेशान हो गई है। कुछ दिन आप दोनों बाहर घूमने चले जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। काम की भाग दौड़ में खुद के लिए भी समय निकालना जरूरी है। इस पर दामाद बोले, मैं तो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपकी बेटी को ऑफिस से छुट्टी लेने की इच्छा होगी, तभी मैं भी उसके साथ कहीं जा सकूंगा। मैंने फिर से दामाद को समझाया और उनके हाथ में पानी का गिलास दिया। दामाद से बात करते हुए अनजाने में मेरा हाथ उनके पैर पर रख दिया गया। अचानक दामाद ने अपने पैर पर रखा मेरा हाथ अपने हाथ से पकड़ा और मेरे हाथ से गिलास को एक ओर रखते हुए दूसरे हाथ से मेरे चेहरे से बाल हटाकर बोले, सासू माँ, आप सच में बहुत सुंदर हैं। आपको देखकर तो सरिता को देखने की इच्छा ही नहीं होती। कहाँ आपके चेहरे का तेज और कहाँ सरिता की झुर्रियां। दामाद मेरे सामने मेरी बेटी की बुराई कर रहे थे। मैंने उन्हें कहा, आप मेरी सुंदरता की तारीफ कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन जिस लड़की के बारे में आप बुरा भला कह रहे हैं वह मेरी बेटी है, ये मत भूलिए। दामाद बोले, सासू माँ, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, जो सच है वही कह रहा हूँ। अब सरिता बूढ़ी दिखने लगी है तो क्या करूं? आपके सामने वह सच में फीकी पड़ती है। आपकी सुंदरता बेहद मनमोहक है। बोलते बोलते दामाद की नजर मुझ पर टिकने लगी थी। तब मैंने उनसे कहा, अब काफी रात हो गई है, आपको जाकर सो जाना चाहिए, नहीं तो सरिता यहाँ आ गई तो वह और नाराज हो जाएगी। मैंने दामाद को जैसे तैसे अपने कमरे से बाहर किया, नहीं तो वह रात भर मेरे कमरे में ही बैठे रहते। खैर, जो भी हो, लेकिन समीर ने मेरी जो प्रशंसा की वह मुझे बहुत पसंद आई। अगले दिन शाम को जब दामाद ऑफिस से घर आए तो उन्होंने कहा, सासू माँ, कल मुझे 2 टिफिन पैक कर दीजिए, और वो भी भरकर। जब से आप मेरा टिफिन बना रही हैं, ऑफिस में मेरी क्रेडिट कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। मेरे दोस्त रोज मेरे टिफिन की तारीफ करते रहते हैं, और आज तो मेरे बॉस ने भी मेरी तारीफ की। सबको लगा कि मेरी पत्नी ने इतना अच्छा खाना बनाया है, लेकिन मैंने सबका भ्रम दूर कर दिया और उन्हें बताया कि यह जादू मेरी पत्नी के हाथों में नहीं, बल्कि मेरी सासू माँ के हाथों में है। कल मेरे बॉस ने आपसे टिफिन मांगा है, और हाँ, टिफिन के साथ आप भी अच्छे से तैयार रहिएगा, क्योंकि बॉस ने आपको भी मिलने के लिए बुलाया है। मेरे दोस्तों को भी आपसे मिलने की इच्छा है। दामाद मेरी तारीफों के पुल बांध रहे थे, तभी सरिता वहीं बैठी थी। बातें करके समीर डाइनिंग हॉल से बाहर चले गए। मैं भी किचन में रात का खाना बनाने जाने लगी। तभी सरिता ने कहा, माँ, तुम्हें अपने दामाद के सामने ज्यादा कूल बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैंने तुम्हें उसी दिन समझाया था कि तुम्हें अपनी उम्र के हिसाब से रहना चाहिए। अब ना तुम नौकरी करती हो, ना पापा है, तो तुम्हें इन सब नखरों की क्या जरूरत है। कल तुम समीर के ऑफिस जा ही रही हो तो एकदम साधारण और सादगी से जाओ। मुझे तुम्हारा यह टाप टिप रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरी अपनी बेटी मुझ पर हुक्म चलाने लगी थी। उस समय मुझे सरिता की बातों पर बहुत गुस्सा आया। मैंने उससे कहा, सरिता, उस दिन मैंने तुम्हें बच्चा समझकर कोई जवाब नहीं दिया।
लेकिन अब तुम्हारी हिम्मत बढ़ती जा रही है। याद रखना, मैं तुम्हारी मां हूं, ये मत भूलना। मुझसे बात करते समय अपनी जुबान का ख्याल रखो। एक बात तो तुम्हें भी अच्छे से पता है कि मुझे हमेशा से टाप-टिप रहने की आदत है। मैं अपनी आदत किसी के कहने से नहीं बदलूंगी। इंसान जितना अच्छा रहता है उतना ही फ्रेश दिखता है, यही मेरा मानना है। तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं अपनी रहन सहन नहीं बदलने वाली। अगर किसी को बदलना है तो तुम खुद को बदलो, अपना चिड़चिड़ा स्वभाव बदलो। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम मेरी ही बेटी हो या नहीं। उस दिन पहली बार मैं अपनी बेटी से इतने गुस्से में बात कर रही थी। इससे पहले सरिता ने भी कभी मुझसे इतने कटु शब्दों में बात नहीं की थी। इसलिए उससे गुस्सा होकर मैं किचन में चली गई। उस रात खाना खाते समय भी मैंने किसी से बात नहीं की। अगले दिन दोपहर के 1 बजे के बाद मुझे मेरे दामाद का फोन आया तो मैं तैयार होकर उनके ऑफिस जाने के लिए निकली। शाम को मैं और समीर साथ ही घर लौटे। मुझे और समीर को साथ देखकर सरिता और भी ज्यादा नाराज हो रही थी। अब मुझे उसकी नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो अपने पति को भी खुश नहीं रख पाई थी। मैंने भी अब उससे किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं रखी थी। लेकिन इधर मेरे दामाद अब मुझसे बहुत अच्छे से पेश आने लगे थे। हर 2-3 दिन में वो मुझसे कहते कि उनके ऑफिस में उनके दोस्तों ने या कभी उनके बॉस ने मुझसे मिलने के लिए बुलाया है। उस दिन भी सुबह नाश्ता करते समय दामाद ने मुझसे कहा, सासू माँ, घर के सारे काम जल्दी निपटा लीजिए क्योंकि आज भी आपको ऑफिस जाना है। मैंने उनकी बात पर सहमति जताई। जैसे ही समीर ऑफिस के लिए निकले, सरिता ने मुझे घेर लिया। उसने कहा, माँ, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ रोज तुम अपने दामाद के ऑफिस जा रही हो, शाम को उनके साथ हंसती खेलती घर लौटती हो। अब भी तुम दोनों में सास दामाद का रिश्ता बरकरार है या फिर सीमाएं पार हो गई हैं? उस समय सरिता कुछ ज्यादा ही बोल गई थी। मैंने उस पर जोर से चिल्लाई, फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा, मुझ पर चिल्लाने की बजाय एक बार यह सोचो कि तुम्हारा और तुम्हारे दामाद का रिश्ता किस मोड़ पर जा रहा है। अगर मेरी बात समझ में नहीं आई तो तुम यहां से जा सकती हो। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे आंसुओं की परवाह किए बिना सरिता ऑफिस चली गई। उसके बाद 5 घंटे बीत गए, लेकिन मैं अपने कमरे में बैठी आंसू बहाती रही। समीर के लगातार फोन आ रहे थे, लेकिन मैंने फोन उठाने से इनकार कर दिया। 5 घंटे बाद मैंने खुद को संभाला और अपना बैग पैक करने लगी। जैसे ही मैं सरिता के घर से निकलने लगी, दरवाजा खोलते ही मैंने देखा कि बाहर मेरा दामाद गाड़ी पार्क कर रहा था। मुझे अचानक जाता देख उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और सीधे घर के अंदर ले आए। कमरे में पहुंचते ही समीर ने मेरा बैग खाली कर दिया। वह बोले, सासू माँ, ये क्या हो रहा है? आप बिना कुछ कहे यहां से क्यों जा रही हैं? मैंने उन्हें सरिता की बात कुछ नहीं बताई। मैंने कहा, मेरे कारण शायद आपके रिश्ते में दूरियां आ रही हैं। अब मुझे भी यहां आए काफी दिन हो गए हैं। मैं अपनी बेटी का घर नहीं तोड़ना चाहती। आप अपने जीवन में खुश रहिए, अब मुझे यहां से जाना चाहिए। मैं फिर से अपना बैग पैक करने लगी। तभी दामाद ने मुझे अपनी ओर घुमाए। फिर मेरे कंधे पर हाथ रखकर उन्होंने कहा, सासू माँ, जरूर सरिता ने आपको कुछ बुरा भला कहा होगा। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि उसकी बातों पर ध्यान न दे। वह मूर्ख है, उसे खुद को संभालना नहीं आता। मुझे तो लगता कि आपकी बेटी आपसे जलने लगी है। जो लोग जलते हैं वे दुआ नहीं देते, इसलिए आपको भी बेफिक्र होकर ठाठ से रहना चाहिए। समीर मुझे हंसाने की कोशिश करने लगे। मेरी आंखों में आंसू देखकर उन्होंने मेरे आंसू पोंछे और कहा, किसी की बातों से इतना हताश मत होइए, मैं आपके साथ हूं। उनके बोलने में एक अलग ही प्यार था। उस दिन के बाद से रोज रात को जब सरिता सो जाती, समीर मेरे कमरे में आने लगे। अब उनका मेरे कमरे में आना मुझे खटकता भी नहीं था, क्योंकि हमारा रिश्ता एक अलग ही मोड़ पर जाने लगा था। अब समीर मेरे सिर्फ दामाद नहीं रहे। 4-5 दिन से समीर मेरे कमरे में आ रहे थे। कुछ दिन बाद अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि अगर सरिता को यह सब पता चल गया तो, इसलिए मैं समीर के सामने यह सवाल रखी। मैंने कहा, समीर, तुम रोज रात को सरिता की नजरों से छुपकर मेरे कमरे में आते हो, लेकिन क्या तुम पक्का करते हो कि वह गहरी नींद में होती है? अगर तुम्हारी लापरवाही के कारण सरिता अचानक मेरे कमरे में आ गई
और उसने ये सब देख लिया तो क्या होगा? इस पर समीर ने कहा, सासू माँ, कभी न कभी हमें इस स्थिति का सामना करना ही होगा। जो काम मेरी पत्नी को करना चाहिए था वो आपने किया, इसमें आपकी क्या गलती है? उसे वक्त रहते सब कुछ समझना चाहिए था। अब वक्त उसके हाथ से निकल गया है। आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, नहीं तो आपके चेहरे पर भी झुर्रियां आने लगेंगी। आप चिंता मत करें, बस सरिता के सामने इस रिश्ते को स्वीकार करने का साहस रखिए। हम दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक सरिता कमरे में आ गई। मैंने उसका नाम लिया ही था कि वह वहां मौजूद हो गई थी। हम दोनों सास और दामाद एक दूसरे को देखने लगे। सरिता तो हमें साथ देखकर हमारी ओर बस देखती ही रह गई थी। उसने कहा, मुझे तुम दोनों पर पहले ही शक हो गया था। समीर, तुम्हें क्या लगा कि तुम रोज रात को मुझे चकमा देकर जाते हो और मुझे इसका बिल्कुल पता नहीं चलता? मैं तो बस मौके का इंतजार कर रही थी, क्योंकि मुझे तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ना था। अब तो मैंने तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं और तुम्हें इस हालत में भी देख लिया है। सरिता बोल ही रही थी कि तभी समीर का फोन बजा। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर पहले जब वह मुझे समझा रहा था तो उसने मेरा हाथ पकड़ रखा था। कुछ ही मिनटों बाद वह एक शख्स को लेकर कमरे में वापस आया। वह तीसरा शख्स और कोई नहीं बल्कि समीर का बॉस था। उसे आधी रात को घर में देखकर सरिता चौंक गई। उसने बॉस की ओर देखकर कहा, आप इस समय यहाँ कैसे? बॉस आश्चर्यचकित होकर सरिता को देख रहे थे। तब सरिता बोली, आप यहाँ क्यों आए हैं ये तो मुझे नहीं पता, पर मुझे अब एक गवाह मिल गया है। वह बॉस के सामने मेरे और मेरे दामाद के रिश्ते के बारे में बकवास करने लगी। तभी समीर के बॉस यानी रघुवीर जी सरिता की ओर देखकर बोले, सरिता, तुम यह क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें पता है तुम अपनी माँ और अपने पति के बारे में क्या कह रही हो? अब तो सरिता और भी ज्यादा बकवास करने लगी। तभी समीर उस पर चिल्लाया। उसने कहा, मैं अभी तक सब सुन रहा था। मुझे पता था कि तुम समझदार नहीं हो, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, लेकिन अब तुम बॉस के सामने कुछ भी बकवास करने लगी हो। शायद अब तुम्हें सच बताने का समय आ गया है। मैं समीर को शांत रहने के लिए कह रही थी, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। वह बोला, माँ, अब और कितने दिन आप यह सब बातें छुपा कर रखेंगी? इस तरह मन मारकर जीवन को सुखमय नहीं बनाया जा सकता। जीना है तो खुले दिल से जियो। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने कोई अपराध नहीं किया। समीर ने सरिता से कहा, सरिता, पिछले कुछ दिनों से मैं इस कमरे में आ रहा हूँ, ये सच है, लेकिन मैं इस कमरे में क्यों आ रहा था इसका कारण वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। इसका असली कारण कुछ और ही है। मैं यहाँ इसलिए आता था ताकि अपने बॉस को तुम्हारी माँ के कमरे में सुरक्षित छोड़ सकूं। मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं बल्कि मेरे बॉस होते थे। जिस दिन हम बॉस के जन्मदिन की पार्टी में गए थे, उस रात जब हम पार्टी से घर लौटे थे तो मैंने तुम्हारी माँ को उनके कमरे में रोते हुए देखा था। उसी रात बॉस ने मुझसे तुम्हारी माँ का फोन नंबर भी लिया था। उस रात बॉस बार बार तुम्हारी माँ को फोन कर रहे थे। उस रात जब मैं अचानक तुम्हारी माँ के कमरे में गया तो मैंने उनके फोन में बॉस के कई मिस्ड कॉल देखे। अगले दिन मैंने बॉस से इस बारे में पूछा, तभी मुझे सच्चाई पता चली। एक समय था जब तुम्हारी माँ और बॉस एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। इतना ही नहीं, उन दोनों के बीच प्यार भी था, लेकिन घर वालों के दबाव के कारण वे अपना जीवन एक साथ नहीं बिता सके। पर किस्मत ने 30 साल बाद उन्हें एक बार फिर से आमने सामने खड़ा कर दिया। तुम्हारी माँ कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन बॉस की वजह से मुझे उन दोनों के रिश्ते के बारे में पता चला। तब से मैंने जानबूझकर कभी दोस्तों का बहाना बनाया तो कभी बॉस का, ताकि तुम्हारी माँ और बॉस को एक दूसरे से मिलवा सकूं। धीरे धीरे मैंने तुम्हारी माँ के चेहरे पर खुशी देखनी शुरू की। वह भी अपना पुराना रिश्ता जीने लगी, लेकिन तुमने इसे गलत समझा और माँ पर गलत आरोप लगाए। तुम्हारे आरोपों के बाद तुम्हारी माँ ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। तब से मैंने इस प्रेमी जोड़े की मुलाकात अपने घर में ही करानी शुरू कर दी। तुम्हारी माँ जानती थी कि तुम इस उम्र में उनके और बॉस के रिश्ते को स्वीकार नहीं करोगी, इसलिए उन्होंने कभी तुमसे खुलकर बात नहीं की। लेकिन अब मुझे लगता है कि
उन्हें अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने देना चाहिए। सरिता बोली, समीर, तुम मेरी माँ को उनके प्रेम से मिलने के लिए इतना प्रयास कर रहे थे। तुम दामाद होकर भी कोई आपत्ति नहीं कर रहे थे और मेरी माँ को एक बार फिर से जीने का मौका दे रहे थे। मैं आगे बढ़ी और सरिता से आंसू भरी आंखों के साथ बोली, मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे इस उम्र में यह सब नहीं करना चाहिए था। मुझे रघुवीर से फिर से नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन तू चिंता मत कर, सुबह होते ही मैं यहां से चली जाऊंगी। मैं रघुवीर से कभी नहीं मिलूंगी। इस उम्र में मुझे यह बातें तुम्हारे मुंह से सुनने से पहले ही मैं यहां से चली जाती हूं। मेरी आंखों में आंसू देखकर सरिता बोली, मां, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें समझा ही नहीं, ना मैंने कभी तुम्हारे अकेलेपन को महसूस किया। अब वो समय तो बीत गया, पर अगर तुम मेरे लिए जी सकती हो तो फिर मैं तुम्हारी खुशी में क्यों नहीं शामिल हो सकती। तुम्हारे समय में दादा ने तुम्हारी शादी नहीं होने दी होगी, लेकिन अब मैं उनके नक्शे कदम पर नहीं चलूंगी। मैं तुम्हें और बॉस को आपके आगे के जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं। बॉस मुझे मेरे पिता के रूप में स्वीकार है। बेटी की सहमति सुनकर मेरी आंखों में आंसू भर आए। रघुवीर भी मेरी तरह ही अपने जीवन में अकेले थे। अगले 3 दिनों के भीतर मेरी और रघुवीर की रजिस्टर्ड मैरिज मेरी बेटी और दामाद की मौजूदगी में हो गई। शायद ये पहली बार हुआ होगा कि एक बेटी ने अपनी माँ की विदाई की थी। मेरी विदाई के समय मैंने सरिता को एक सीख दी। मैंने उससे कहा, सरिता, पैसा सब कुछ नहीं होता, इसीलिए हमेशा पैसे के पीछे भागना छोड़कर कभी अपने परिवार पर भी ध्यान देना चाहिए। कर्तव्यों से भागकर ना तो जीवन पूरा होता है, ना ही खुशियां मिलती हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दो। सरिता ने मुझसे वादा किया कि आगे से वो अपने घर की जिम्मेदारियों को निभाने में पीछे नहीं हटेगी। मेरी विदाई होते ही सरिता ने पूरे 20 दिनों की छुट्टी ली। शादी के 2 साल बाद मेरी बेटी और दामाद एक बार फिर हनीमून पर गए। तो दोस्तों, शादी और प्यार की कोई उम्र नहीं होती। जहां दिल मिलते हैं वहीं रिश्ते भी अपने आप बन जाते हैं। बस जरूरत होती है एक दूसरे को समझने की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग और रोमांटिक कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकॉन ऑन कर ले, ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की सूचना तुरंत मिल सके। कल मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद। रात के करीब 12 बजे का वक्त था। गर्मियों की रातें थीं और मैं अपने कमरे में सो रही थी। अचानक मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। पहले तो मैं थोड़ा डर गई, लेकिन फिर सोचा शायद मेरा भाई ही होगा, क्योंकि घर में मेरे और भाई के अलावा कोई और नहीं था। मैंने उठकर दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजा खोलते ही मैंने बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम होगा। मैं वापस बिस्तर पर लेटने लगी। अचानक दरवाजे पर फिर से पहले से भी ज्यादा जोर की दस्तक हुई। मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। डरते हुए मैंने दोबारा दरवाजा खोला और वहां मेरा भाई खड़ा था। उसने मुझसे कहा, क्या हुआ दीदी, इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? वो मुझे आज कुछ अजीब सी नजरों से देख रहा था। मैंने सोचा शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जिसने मेरी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, जिसे मैं चाहकर भी कभी भूल नहीं पाई। अब मैं आपको अपनी जिंदगी का वो सच बताने जा रही हूँ जिसे मैंने आज तक सबसे छुपा कर रखा था। यह सच ऐसा है जो मेरी हर रात की नींद और हर दिन का सुकून छीन ले गया। इसे सुनने के बाद शायद आपकी रूह कांप उठेगी। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि कहानी बहुत ही खतरनाक होने वाली है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरी उम्र 20 साल हो चुकी थी और मैंने नया नया जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। मैं कॉलेज में 2nd ईयर की पढ़ाई कर रही थी। उन दिनों गर्मी का मौसम था और हमें कॉलेज से छुट्टियां मिल गई थीं। रोज की तरह आज भी पूरे घर की सफाई करने के बाद
मैं अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी। थकान से चूर होकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बदन अकड़ गया हो। मैं अपने बिस्तर पर लेटकर सुकून पाने की कोशिश कर रही थी और हाथों से अपने सिर की मसाज कर रही थी। अचानक मेरा भाई राहुल मेरे कमरे में आया और दरवाजा बंद करके कहने लगा, क्या हुआ दीदी, तबीयत तो ठीक है? मैंने कहा, क्या भाई, मम्मी सारा काम मेरे सर पर डालकर चली जाती हैं। कॉलेज की छुट्टियां क्या हुई, सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। ऊपर से काम वाली बाई भी छुट्टी पर है। मुझसे नहीं होते ये घर के काम। मेरी बात सुनकर वह मेरे पास आकर बैठ गया और कहने लगा, मेरी प्यारी बहन, कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ, उसे पियोगी तो सुकून मिल जाएगा। राहुल की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और कहा, बस तुम खाना बाहर से ले आना, मैं थोड़ी देर सोऊंगी तो मेरी तबीयत कुछ बेहतर हो जाएगी। राहुल कमरे से निकल गया। कुछ देर बाद ठंडे दूध के गिलास के साथ वह वापस आया। मुझे उस पर बहुत प्यार आया। दुनिया में बहुत कम ही ऐसे भाई होते हैं जो अपनी बहनों का इतना ख्याल रखते हैं। मैं उसे ढेर सारा आशीर्वाद देने लगी और उसका लाया हुआ दूध पीने लगी। दूध पीने के बाद मैं अपने बिस्तर पर लेट गई। राहुल कहने लगा, चलो दीदी, मैं तुम्हारा सिर दबा देता हूँ, तुम सो जाओ। वह मेरे पास बैठ गया और अपने हाथों से मेरा सिर दबाने लगा। उसके हाथों से मुझे सुकून मिलने लगा और मेरे सर का दर्द भी कम हो गया था। मैं आंखें मूंद कर लेट गई और कुछ ही देर में मैं गहरी नींद सो गई। मुझे कोई भी होश नहीं था कि मैं कितने घंटे तक सोती रही। जब मेरी आंख खुली तो मैंने घड़ी पर टाइम देखा। रात के 9 बज चुके थे। शायद थकावट की वजह से मुझे वक्त का एहसास ही ना हुआ। मम्मी और पापा भी ऑफिस से वापस आ चुके थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था। मैं बिस्तर से उठकर बाथरूम जाने लगी। तभी मुझे चक्कर आ गए। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ घूम रहा हो और अगर दीवार का सहारा नहीं लिया होता तो शायद गिर जाती। खुद को संभालते हुए मैं फ्रेश होकर बाहर आई। देखा कि सभी खाने के टेबल पर बैठे हुए थे और मेरे आने का इंतजार कर रहे थे। मैं जाकर आराम के साथ कुर्सी पर बैठ गई। मेरी हालत काफी खराब हो चुकी थी और थकावट से मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा था। राहुल ने देखा कि मैं थकी हुई हूँ तो तुरंत मम्मी से कहने लगा, मम्मी देखिए, अंजलि दीदी पर काम का बोझ थोड़ा कम डाला करे। अरे, अगर काम वाली नहीं आ रही तो उसकी जगह किसी और को रख ले। यह बेचारी सारा दिन काम करके थक जाती है। देखें तो इसकी रंगत भी पीली पड़ चुकी है। वाकई में मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। मम्मी और पापा दोनों ही काम करते थे क्योंकि सिर्फ पापा की जॉब से घर का खर्चा चलना मुश्किल था। साथ ही हमारी पढ़ाई का खर्च भी काफी था, इसलिए मम्मी भी उसी कंपनी में काम करती थी जहां पापा। हम दोनों भाई बहन कॉलेज जाते थे, लेकिन गर्मी के मौसम में छुट्टियां होने की वजह से घर पर ही थे। मैंने एक बात नोटिस की थी कि पिछले कुछ हफ्तों से राहुल मेरे कुछ ज्यादा ही करीब होने लगा था। जब से मुझे कॉलेज से छुट्टियां मिली थीं, तब से वह मेरा कुछ ज्यादा ही ख्याल रखने लगा था। अगर मैं घर का कोई काम करती तो वह आकर मदद करने लगता। कभी कभी काम करते वक्त मुझे थकावट महसूस होती तो वह मुझे आराम से बिठाकर मेरा सिर दबा देता। जब मैं उसे मना करती तो वह हंसते हुए कहता, नहीं दीदी, तुम बहुत काम करती हो, अब मेरा हक बनता है कि तुम्हें सुकून दो। मैं उसे रोक नहीं पाती और चुपचाप लेटी रहती। लेकिन एक रात जो हुआ उससे मेरे होश उड़ गए थे। क्या राहुल कभी ऐसा कर सकता था? मैं अपने कमरे में सो रही थी। आधी रात के करीब मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे कमरे में आकर खड़ा हो गया हो। धीरे धीरे वह बिस्तर के पास आ रहा हो और मैं सोते हुए भी महसूस कर सकती थी कि कुछ अजीब हो रहा है। मुझे तुरंत झटका सा लगा और मैंने आंखें खोल दी। कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था और जब मैंने उठकर देखा तो अंदर कोई नहीं था। बस कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और मुझे याद था कि मैं हमेशा सोने से पहले दरवाजा बंद करके सोती थी। तो फिर वह कैसे खुला था? मैं चुपचाप उठकर दरवाजे को लॉक करने लगी। फिर से बिस्तर पर जाकर सोने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मेरी आंखें बंद हुईं, मुझे फिर से कुछ कदमों की आहट सुनाई दी।
जैसे कोई बिस्तर के पास आकर बैठा हो, और फिर मुझे लगा जैसे कोई मेरे पास आकर अपना हाथ बढ़ा रहा हो। मैंने पलटकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। मेरी धड़कन तेज हो गई थी और मुझे घबराहट होने लगी थी। मैंने घबराते हुए कमरे की लाइट ऑन की और दरवाजा खोलकर बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था जो अब हो रहा था। मुझे प्यास लगी तो मैं कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकली। उसी वक्त राहुल भी अपने कमरे से बाहर निकला। मुझे देखकर उसने पूछा, क्या बात है, आप अभी तक जाग रही हैं? मैंने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई मौजूद हो। पानी पीकर मैं दोबारा कमरे में आई और पीछे पीछे वह भी आ गया। उसने कहा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है तो मैं आपके पास सो जाता हूँ। मैंने उसे मना किया, नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जाओ और आराम करो। लेकिन वह जिद करने लगा कि मैं आपको अकेला किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता। आपकी तबीयत खराब हो सकती है, मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकता। आप सो जाएं, मैं यही सो जाता हूँ। आखिरकार उसकी जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा। मैं बिस्तर पर लेट गई और उसने भी सोफे पर तकिया रखा और मेरे पास में ही सो गया। लेकिन उस रात मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरी ओर काफी देर तक ध्यान से देखता रहा हो। उसने मेरे बालों को सहलाया, मेरे चेहरे पर उंगलियां फेरी और मैं सो रही थी। अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरा मूड बड़ा अजीब था, लेकिन जब मैंने अपने आप पर गौर किया तो मैं हैरान रह गई। शुक्र था कि मैंने अपने आप को दुपट्टे से ढक रखा था। मेरी कमीज बेतरतीब हो चुकी थी। मुझे हैरत हुई क्योंकि आज से पहले मैं कभी इस तरह आराम से नहीं सोई थी। आज मैं बहुत खुश महसूस कर रही थी, न जाने क्या वजह थी। मैंने अपने भाई की तरफ देखा तो वह भी बहुत खुश था। मैंने उसको पूछा, तुम आज इतने खुश क्यों हो? तो कहने लगा, जिसको आप जैसी बहन मिल जाए वो क्यों ना खुश हो। घर के सारे काम निपटाकर जब मैं बैठी तो राहुल तेल लेकर मेरे पास आ गया। कहने लगा, अंजलि दीदी, आप अपने बाल खोल दे, मैं आपके सर में मालिश कर देता हूँ। मुझे उसकी हरकतें कुछ अजीब लग रही थीं। मैंने कहा, ये तुम्हारा काम नहीं है, जाओ अपनी पढ़ाई करो, मुझे मालिश की जरूरत नहीं है। मगर उसने मेरी बात नहीं मानी और खुद ही मेरे बालों से कैचर उतार कर कहने लगा, आप नखरे मत किया करो, किस्मत वालों को ही ऐसे भाई मिलते हैं। जब आपका भाई आपके खूबसूरत रेशमी बालों में मसाज करना चाहता है तो आपको क्या समस्या हो सकती है? आ जाइए, मैं आपके सर की मसाज कर देता हूँ, आपको बहुत सुकून मिलेगा। वह मुझे उठाकर कमरे में ले गया। मैं बेड पर तकिया रखकर लेट गई। मेरे बाल बेड से नीचे लटक रहे थे। वह मेरे सरहाने बैठकर मेरे बालों की मसाज करने लगा। राहुल मुझसे 3 साल छोटा था, मगर मुझे नाम से बुलाता था। कहता, आप इतनी प्यारी हैं कि आपको देखकर दिल करता है कि आप हमेशा इसी तरह मुस्कुराती रहें और मैं आपका लाभ उठाता रहूं। वह मेरे सिर की मालिश कर रहा था और उसके हाथों में जैसे जादू था। मुझे इतना मजा आया कि मैं नींद की वादियों में खोने लगी। तेल की खुशबू भी बहुत जबरदस्त थी। तेल की हल्की हल्की महक कमरे में फैल चुकी थी। मैंने उत्सुकतावश उससे पूछा, ये तेल कौन सा है? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये एक खास तेल है जो आपकी सुंदर जुल्फों को और भी चमकदार बनाएगा। आपके बालों की खास देखभाल के लिए ही लाया हूँ। उसकी बातें मुझे बहुत अजीब सी लग रही थी। मैं समझ नहीं पाती थी कि वह किस तरीके से बात कर रहा है। मालिश के दौरान कब मुझे नींद आ गई, पता ही नहीं चला। कुछ समय बाद जब मेरी आंख खुली तो मेरे पूरे बदन में भारीपन महसूस हो रहा था। ऐसा लगा रहा था जैसे किसी ने मुझ पर बहुत ज्यादा वजन रख दिया हो। मेरी टांगों और हाथों में अजीब सा दर्द था, मानो घंटों तक मैं किसी भारी बोझ के नीचे रही हूं। पूरे बदन में दर्द सरायत कर रहा था। मैं धीरे धीरे उठकर बैठी और चारों तरफ नजर दौड़ाई। मेरे कपड़े हल्के हल्के गीले हो गए थे और पंखा भी बंद था। कमरे में गर्मी का एहसास हो रहा था। मैंने चक्कर खाती हालत में बेड से नीचे कदम रखा, मगर पैरों में जैसे जान नहीं थी। मैंने अपने भाई को देखा जो शांत और